उसके यहाँ पे दो हम रीजन बताएंगे। उसमें एक तो रीजन है कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल, उस न्यूक्लियर मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को खत्म करना। क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये था कि रदरफोर्ड के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, अट्रैक्शन फोर्स होगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने के बाद वो न्यूक्लियस के करीब होता रहेगा, उसका रेडियस जो न्यूक्लियस के रेडियस का डिक्रीज होता जाएगा, और नतीजन वो न्यूक्लियस के करीब आकर एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब इसके मुताबिक क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने दिया है वो एटम जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यू टू रेडिएशन इमिशन या ड्यू टू कंटिन्यूस डिक्रीज इन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सही है। एक तो इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए रदरफोर्ड ने नील्स बोर ने ये थ्योरी पेश की। और दूसरा जो कारण है इसकी थ्योरी का वो है कि वाई एटम्स फॉर्म स्पेक्ट्रा या वाई एटम्स फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रा, कि एटम जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम जो है या रेडिएशन इमिट क्यों करते हैं, उसके पीछे भी इसका थ्योरी देने का ये भी रीजन था। ठीक है। अब जो बोहर्स थ्योरी है उसमें कि भाई एटम का न्यूक्लियस है, माना रदरफोर्ड के एटॉमिक जो न्यूक्लियर मॉडल है उसको इसने सपोर्ट किया है। तो इसके मुताबिक न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होती है वो प्लस जेड ई, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है और एक प्रोटॉन पे चार्ज होती है वो वन यूनिट चार्ज। तो जितने प्रोटॉन होंगे जेड, अगर 2 प्रोटॉन है तो +2 ई लेंगे, डबल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर 3 प्रोटॉन है तो +3 ई लेंगे। तो वरना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो रदरफोर्ड ने बात की थी वही बात है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक फिक्स जो पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। कई जो ये सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इनको इसने नाम दिया था ऑर्बिट का। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले नील्स बोर ने दिया है। अब ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो एक ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, अगेंस्ट द क्लासिकल थ्योरी ही यूज्ड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का, उसको इसने यूज करके जो है एटम की जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। सबसे पहली जो बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व जब ये रिवॉल्व करता रहेगा तो ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, इट नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर रेडियस एनर्जी। ना तो अपने आप अपने मुताबिक क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अपने आप एनर्जी लूज करता रहेगा, लेकिन ये कहता है कि ना इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना अपने आप एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, ना एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी ना एनर्जी डिक्रीज होगी। जब तक कि रिवॉल्व करता रहेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उसको कहते हैं स्टेशनरी पाथ, क्योंकि उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो उसमें वो स्टेशनरी पाथ कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑर्बिट्स हैं, या इसकी ये कह सकते हो आपके स्टेशनरी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, जिनको बाद में हम इसको शेल का नाम भी क्लासिकली जो है वो देते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज नहीं करता है। अच्छा, और हर ऑर्बिट के अंदर, हर एनर्जी लेवल के अंदर, हर स्टेशनरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है। अब डिफरेंट कैसे होगी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, तो जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा, जितनी एनर्जी लेवल का नंबर चेंज होगा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। लेकिन कैसे चेंज होगी? इट विल इंक्रीज आउटवर्ड। ठीक है, जितने हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी उससे सेकंड की चेंज होगी। ठीक है, सेकंड से थर्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। आई बात समझे आपको? तो बना यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एन है इसका N1 है, जैसे मैंने क्वांटम थ्योरी क्वांटम नंबर में आपको समझाया था, तो जितना एन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज नहीं करता अपने आप। अच्छा चलो, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है अगर दी जाए? ठीक है, तो उसके लिए कि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी इस एनर्जी में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब ट्रांसफर होगा तो 2 ऑर्बिट के दरमियान जितनी एनर्जी है एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप करेगा, या रिलीज करने के बाद वो जंप करेगा, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कंटिन्यूसली रिलीज नहीं कर सकता। वो स्टेप वाइज एब्जॉर्ब करेगा, स्टेप वाइज वो रिलीज करेगा। फिक्स क्वांटिटी एब्जॉर्ब करेगा, फिक्स क्वांटिटी वो रिलीज करेगा। अब एब्जॉर्ब जो करेगा एनर्जी या जो रिलीज करेगा, वो एनर्जी की जो क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं डेल्टा ई। ठीक है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज होगी वो कितनी होगी?
डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स। अगर इन दो लेवल को हम कंसीडर करते हैं तो इन दो लेवल के बीच में जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये दो लेवल काउंट करते हैं तो इनके बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतना वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। तो लो एनर्जी को या फर्स्ट एनर्जी को हम कहते हैं E1 कह सकते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को नेक्स्ट में जा रहा है तो उसको हम E2 कहेंगे। तो E2 माइनस E1। तो इतनी क्वांटिटी एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपना ऑर्बिट को छोड़ सकता है, या इतनी एनर्जी रिलीज करने के बाद अपने ऑर्बिट को छोड़ सकता है। ठीक है, तो वरना अपने आप एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज नहीं कर सकता। अगर क्वांटिटी दी जाए इट विल एब्जॉर्ब। और अगर ये रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, देन दिस एनर्जी विल इक्वल टू hν। अगर फोटोन फॉर्म में, क्वांटम फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उस एनर्जी की क्वांटिटी कितनी होगी? hν। ठीक है, आई बात में आपको? तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो 1 hν, अगर उससे मल्टीपल है तो 2 hν, 3 hν, इस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये बेसिक जो बात है वो प्लांक्स क्वांटम सारी क्या कहते हैं, बोर्स की थ्योरी की है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो भाई इनकी फर्दर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो फर्दर जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनका ताल्लुक, उनकी डिपेंडेंसी वो किस पे है? एनर्जी लेवल पे है। हर एनर्जी लेवल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की दूसरी एनर्जी लेवल से डिफरेंट होगी, सही है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो मैं लेता हूं, वो है एक्शन। क्या है? एक्शन। ठीक है, एक्शन किसे कहा जाता है? सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब में देखेंगे तो एक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड सरकमफ्रेंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, उसका मास भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। और जिससे ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा उसका टोटल जो सर्कुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, तो मोमेंटम जो बनता है वो बनता है mv, और सरकमफ्रेंस को क्या लेते हैं हम? 2πr। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस और प्रोडक्ट जो मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। अब एक्शन जो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा इस एनर्जी लेवल में, एक्शन कितना होगा, या सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो जो एक्शन है वो बराबर है किसके? NH, याद रखना। ठीक है, एक्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू NH, इट इज द मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। सपोज करो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, एनर्जी लेवल कौन सी है? 1। इफ n इज 1, मान इसकी अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, जिसे हम कहते हैं क्लासिकली के शेल, तो के शेल में, के एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसका एक्शन कितना होगा? के शेल में n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम कहेंगे एक्शन बना mv2πr इज इक्वल टू 1h। अगर सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें, ठीक है, L की, तो L के लिए n क्या है? 2, तो क्या लेंगे? हाँ भी 2 का m क्या होगा? इसका mv2πr जो होगा वो 2h होगा। और अगर थर्ड में लेंगे तो सेम बात क्या होगी? हाँ, तो कितने के बराबर होगा? 3h। बना एंगुलर मोमेंट, सॉरी मोमेंटम और सरकमफ्रेंस की जो प्रोडक्ट जिसे हम एक्शन कहते हैं, एक्शन टेक्स डिस्क्रीट क्वांटिटी, एक्शन टेक्स फिक्स क्वांटिटी, उसके पास फिक्स क्वांटिटी होती है। और कितनी क्वांटिटी है? या तो एक्शन 1 है 1h के बराबर होगा, या वो 2h के बराबर होगा, या 3h के बराबर होगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है ये भाई? किस एटम की बात हो रही है? सोचने की बात है ना। मैं बात कर रहा हूं भाई, एक्शन जो है वो के शेल का 1h होगा, एल शेल का 2h होगा, और एम शेल का 3h होगा। तो किस एटम की बात हो रही है? ये उस एटम या उस आयन की बात हो रही है जिसपे बोर्स थ्योरी अप्लाई हो सकती है। और बोर्स थ्योरी जो अप्लाई होती है वो यहां पे लिख रहा हूं, वो अप्लाइड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कौन सा? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर्ड नजर इसमें हो जाए, नजर अच्छे। ठीक है, तो बना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे थ्योरी अप्लाई होती है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, करूंगा, या अगर फर्दर जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो किस पे? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना एक कोई भी एटम या कोई भी आयन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन जितने ज्यादा हमारा काम नहीं है,
इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या हो, एक, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक तो हाइड्रोजन के पास है, मतलब परफेक्टली आप बोर थ्योरी को कह सकते हो, इट कैन बी अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा अब हाइड्रोजन के बाद अगर बात करें तो हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड, बट इफ हीलियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम आयन बनता है, तो हीलियम आयन पे अप्लाई होगी। और हीलियम के बाद अगर हम बात करें लिथियम की, तो इट हैज 3 प्रोटॉन्स मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल होगा, तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो 3 में एक बचाना है, बाकी कितने लॉस करने हैं, 2, तो 2 लॉस करेगा तो +2। तो ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इनके लिए अप्लाई हो सकती है। ओके बात ये, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सॉरी एक्शन वो 1H होगा, सेकंड का 2H 3H, ये बात समझ गए आप, चलो ठीक है गुड। अब आते हैं दूसरी बात पे, एक्शन के बाद एंगुलर मोमेंटम, अगर इन्हीं में से mvr को अगर साथ में ले लें तो बन जाता है mvr एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम बाकी क्या बचता है, यहां पे बाकी बचता है 2 पाई को इस तरफ ट्रांसफर करें तो क्या होगा, NH/2 सही है। मतलब अगर फर्स्ट शेल की बात करें, n अगर 1 है, K शेल है, n is 1, then angular momentum means mvr is equal to 1h/2 पाई। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर मैं बात करूं सेकंड शेल की, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L के लिए n कितना होता है बच्चों, n2 होता है, तो यहां पे जो mvr is equal to 2h/2 पाई, 2h/2 पाई, 2 से डिवाइड होकर 1h/पाई, जिसे लिखेंगे h/पाई, सही है। अच्छा उसके बाद थर्ड के लिए n कितना है, 3, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, mvr is equal to 3h/2 पाई, जिसे लिख सकते हैं 1h/पाई, लिख सकते हो ना, गुड। और अगर n की बात करें, n शेल है, n is 4, तो mvr is equal to 4h/2 पाई, और 4 को डिवाइड करो 2 से तो 2h/पाई, ये बात समझ गए। तो एक तो इस किस्म की क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूं, या टेस्ट जो लेने वाले वो आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लेवल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सेकंड लेवल में कितना होगा। आपको सिर्फ फर्स्ट की बात हो तो n1 लेना है, सेकंड की बात हो तो n2 यहां पे पुट करनी है, अगर थर्ड की बात हो तो n3 पुट करनी है, सही है। और इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, क्योंकि इट टेक्स आइदर 1 2 3h ना, तो बना एक्शन क्वांटाइज्ड है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, बिकॉज इट टेक्स फिक्स अमाउंट, इट टेक्स फिक्स क्वांटिटी, ये बात समझ गए। तो ये तो एंगुलर मोमेंट में कैलकुलेशन हो गई। लेकिन दूसरा क्वेश्चन के कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट की एनर्जी को सेकंड से, सेकंड की थर्ड को, थर्ड की फोर्थ से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि फर्स्ट का n1 है और सेकंड का n2 है? तो जितना एंगुलर मोमेंटम 1 में है उससे 2 का डबल है, सही है ना। जहां पे n की वैल्यू डबल होगी वहां पे एंगुलर मोमेंटम डबल हो गया, 1 2, 1 का 2 डबल है, तो जहां पे n1 है तो उससे n2 वाले की क्वांटम नंबर सॉरी क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम डबल है। यहां पर एक्शन भी आपने देखा, ठीक है, फर्स्ट शेल में जो एक्शन है उससे सेकंड का डबल है, ठीक है, सेकंड से 4 का डबल होगा, क्योंकि 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल क्या होगा 8। तो जब डबल की बात पूछे आपको एंगुलर मोमेंटम की या एक्शन की, तो जहां पे n की वैल्यू पहले से डबल होगी वहां पे डबल होगा, सही बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट से सेकंड का डबल होगा और सेकंड से फोर्थ का डबल, ठीक है बच्चों। या थर्ड की पूछे तो थर्ड का 6 का थर्ड से डबल होगा और 12 का 6 से डबल होगा। आई बात समझे आपको, ये बात समझे। अच्छा अगर रेशियो बनाए, सपोज करो कि n1 है और n2 है, तो रेशियो कितना बनता है 1:2। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगे वेयर which energy levels will have which energy levels will have ratio of 1:2 between angular momentum। 1:2 मींस 1 उससे 2 की वैल्यू डबल लो। अगर मैं पूछूं कि 1:3
तो 1 और 3 को कंपेयर करो, आई बात समझ में आप, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 1:3 वहां पे बनता है ना, तो इस तरह से ये समझ गए बच्चों। तो ये है क्वांटम थ्योरी के मुताबिक पहली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई बोर की थ्योरी की कैलकुलेशन के मुताबिक, वो बन गया एंगुलर मोमेंटम या ये। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। डज नॉट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन तो है ना, लेकिन उस अट्रैक्शन के बावजूद इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। रीजन क्या है? तो उसकी दो एक्सप्लेनेशन है। एक तो आप क्लासिकल थ्योरी में न्यूटन्स लॉ में कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में जब वो रिवॉल्व करता है तो उसको एक तो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, और दूसरा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है उसकी क्या होगी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरी उसकी अपोजिट क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर हो, किसी भी लेवल के अंदर हो, तो उसके अंदर होते हुए सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने की वजह से उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होंगी तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एक तो एक्सप्लेनेशन हो गई न्यूटन्स थ्योरी के या क्लासिकल फिजिक्स की। लेकिन सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है वो है मॉडर्न प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन क्यों गिरे भाई, एनर्जी जब उसकी डिक्रीज हो तभी न्यूक्लियस में गिरेगा ना वो। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक या अभी जो बोहर ने जो एक्सप्लेनेशन उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा और रिवॉल्यूशन के दौरान ना एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी तो अपने वो पाथ में वो रिवॉल्व करता रहेगा। समझे? तो यहाँ पे बात निकली है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूला हैं। तो उसके अंदर आपकी बुक में सभी किताबों के अंदर चाहे सिंटेक्स बुक बोर्ड की हो, चाहे पंजाब की, चाहे फेडरल की, उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, किस वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन है। ठीक है, Q1 को Q2 को। तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स है। ठीक है, तो कूलम फोर्स जो है वो अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्टिव रिपल्सिव के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बन जाती है वो ZE² अपान 4πε0 और R²। सही है, क्लियर? ठीक है। अब सिंटेक्स बुक बोर्ड में ये परमिटेड कांस्टेंट है ना, ये नहीं है उसके अंदर है Z² अपान 4π²। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्टेंस R बढ़ने से कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स डिस्टेंस, जब दो ऑब्जेक्ट अपने आप को अट्रैक्ट करते रिपल करते हैं तो जितना उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड डिक्रीज होगी। ये बात समझ गए? चलो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो गया। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो दोनों अपने आप में इक्वल हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कॉमन फार्मूला है वो है mv² अपान r, दोनों बराबर। बात समझे? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स या व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे मैं कह रहा हूं बार बार आपसे कि एवरी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n, इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो r से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये क्वांटाइज्ड नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्वांटाइज्ड वहां पे होगी जहां पे n होगा। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है n² अपान 2πmr, ये एक्शन से लिया है। अब ये कैलकुलेशन की थी ना, एंगुलर मोमेंटम जो बराबर mvr इज इक्वल टू n अपान 2π, तो वहां से इसकी कैलकुलेशन की है। ठीक है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये याद रखना। और वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड, वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड, n जो स्क्वायर उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो n जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद
अब आते हैं एक और बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना होता है। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस लिया जाए तो कहेंगे एटॉमिक रेडियस। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, किसी भी जो भी मेंशन किए थे मैंने एटम या आयंस, उन पे अप्लाई हो सकता है कॉन्सेप्ट, सिर्फ जेड चेंज होगा। तो ये न्यूक्लियस से फर्स्ट रेडियस r1 कहेंगे, ये सेकंड r2, ये थर्ड, चौथे लेवल की जो डिस्टेंस है वो r4 कहलाएगी। ठीक है, अब ये इसकी बात करनी है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियस। और रेडियस की जो डेरिवेशन है हमारा उससे काम नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली द फार्मूला ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ रेडियस। और रेडियस की जो इक्वेशन फेडरल की या पंजाब की किताब में दी हुई है और सिंध में दी हुई बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब की किताब में जो रेडियस का फार्मूला दिया हुआ है वो है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर, और यहाँ पे जो पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। और सिंध टेक्स्ट बुक पर ने यहाँ पे 4 पाई लिखा है, समझ गए। लेकिन हमें याद होनी चाहिए, बात को ध्यान रखना है कि जब आप पीएमसी की टेस्ट देनी है एनएमडीकेट, दे विल टेक द क्वेश्चंस ऑप्शन फ्रॉम द आइदर पंजाब बुक और फ्रॉम द फेडरल बुक। तो इनमें से क्वेश्चन होंगे, तो हमें उन चीजों पर फोकस करना है ये आपको। लेकिन रिमेंबर रखना, याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन इन द एसटीपी एंड द एक्सप्रेशन इन द पंजाब टेक्स्ट बुक। ओके, तो ये रेडियस का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है, तो यहाँ पे Z भी लगा सकते हो डिफरेंट एटम के लिए, ठीक है ना भाई। तो फार्मूला कौन सा हो गया? एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर एम पाई आर, जो भी है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे या और एटम की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो कि कुछ कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या है कि डिफरेंट एटम के लिए आप, डिफरेंट एलिमेंट के लिए आप Z की वैल्यू अलग लोगे, और अगर कोई एक ही एटम अगर Z सेम है तो फिर N जैसे चेंज होगा तो उसका R भी चेंज होगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है जो हम अपनी मर्जी चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है। कौन से कांस्टेंट है? अगर मैं n स्क्वायर अपॉन Z को अलग कर लूं, बाकी क्या बचते हैं? बाकी बचते हैं H एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन पाई, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है। तो इस तरह आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, कि n स्क्वायर अपॉन Z। और अब बताओ मुझे कि किसके साथ रेडियस डायरेक्ट है, किसके साथ इनवर्स है? हाँ भी, R जो है वो n स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है ना। R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जितना n ज्यादा होगा, जितना n ज्यादा होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा, माना फर्स्ट शेल से सेकंड दूर ही होगा, न्यूक्लियस सेकंड से थर्ड दूर होगा। समझा बात आपको? अच्छा, अब अगर बात करें तो ये कांस्टेंट है ना, तो इन कांस्टेंट को क्यों ना कांस्टेंट लिया जाए, एक नया कांस्टेंट बनाते हैं कि n स्क्वायर अपॉन Z तो अलग कर लिया, बाकी जो कांस्टेंट है उसको मैं लिखता हूं A नॉट, और इसको कहते हैं बोर्स रेडियस। A नॉट क्या है? A नॉट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस या बोर्स रेडियस कांस्टेंट है, क्योंकि सभी कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर है। ये अगर पूछे भाई A नॉट किसके बराबर है? A नॉट बराबर है एप्सिलॉन नॉट S स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, इसके बराबर है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, Z इज 1, तो R किसके बराबर होगा? R बराबर होगा n स्क्वायर अपॉन 1 हो गया, और इनटू A नॉट, ठीक है। अब है कि A नॉट की वैल्यू क्या है?
अगर इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, परमिटिविटी कांस्टेंट की, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट की, एच की, ये सभी, तो ए की जो वैल्यू बनती है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या बनती है? एंगस्ट्रॉम। ठीक, अगर इन्हीं एंगस्ट्रॉम को किसी और यूनिट में लिखेंगे, अगर मीटर में लें तो 0.529 इंटू 10 पावर, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर का होता है? -10, तो -10 मल्टीप्लाई करो इसके साथ पावर, इतना मीटर। ठीक है, अच्छा अगर मैं सेंटीमीटर में ले तो 0.529 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। सही है, आई बात समझ में आपको? या मैं अगर नैनोमीटर लूं तो कितना होगा ये? 5 to 9 नैनोमीटर। इतना होगा या कम होगा? और भी कम होगा, 0.0 हो जाएगा। ओके, 0.0529 नैनोमीटर। बस समझे? लेकिन आपको वैल्यू याद रखनी है, या तो ये वाली एंगस्ट्रॉम वाली या ये मीटर वाली, ये वैल्यू याद रखनी है। तो एप्सिलॉन सॉरी बोर्स रेडियस का वैल्यू क्या है? 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.529 इंटू 10 पावर -10 मीटर। सही है। अब इसकी करनी कैलकुलेशन कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस है वो कितना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, सेकंड कितना दूर है, थर्ड कितना दूर है, फोर्थ कितना दूर है। और उसके लिए क्या करेंगे हम? n जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर 1 कहें फर्स्ट रेडियस तो हम n1 लेंगे, कुछ है सेकंड रेडियस तो n2 लेंगे, थर्ड रेडियस 3 लेंगे। सही है, चलो भाई इन जो स्क्रीनशॉट बट। अब r इज इक्वल टू, रिपीट कर रहा हूं कि n² इंटू a0। ठीक है बच्चों, अब पूछते हैं कि भाई r1 मींस फॉर द फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट के लिए n क्या लेंगे? 1, तो 1² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम है तो इतने एंगस्ट्रॉम लेना है। सही है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, या अगर मीटर लिखना है तो 0.529 इंटू 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये है। अगर सेकंड r2 लें तो 2² लेंगे, n की वैल्यू 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर भी लेंगे, 2² इंटू 0.529 इज इक्वल टू 2² माना 4 हो गया ना ये। हाँ, 4 ना 6 है ना बच्चों का, 8 11 1 पंचों का 20 1 है ना। कितना हो गया बच्चों? 2.116 एंगस्ट्रॉम या इंटू 10 पावर -10 मीटर। इतनी वैल्यू एंगस्ट्रॉम है, इंटू करोगे तो मीटर हो जाएगा, इंटू 10 पावर -10 करोगे। समझा रही है बात आपको? तो इस तरह से थर्ड रेडियस लें, r3 स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 इंटू मल्टीप्लाई करें कितना होगा बच्चों? 4.761, तो ये होगा 4.761 इंटू 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, अगर r4 लोगे तो क्या करोगे आप? इससे कितना मल्टीप्लाई करोगे? 16 क्यों 16 मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि स्क्वायर है। 8 पॉइंट आई बात समझे आपको? तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? एक और क्वेश्चन, तो ये तो कैलकुलेशन आपसे है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेडियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम, है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रोजन को हीलियम से, तो आप क्या करोगे? ये जो फार्मूला ना हीलियम की क्या वैल्यू पुट करोगे? अपॉन 2 करोगे। हाँ, अपॉन 2 करोगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। सही है, तो जितनी वैल्यू हाइड्रोजन की है उससे हीलियम का रेडियस हाफ होगा। फर्स्ट वैल्यू से हाइड्रोजन की जितनी है उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। सही है बाबा, बात समझा रही है आपको? ठीक है, क्लियर होगी बात?
तो मैंने इस तरह से कह सकते हो कि हाइड्रोजन का और हीलियम आयन का जो रेशियो है रेडियस का, वो रेडियस क्या हुआ 2:1, क्योंकि जितनी वैल्यू हीलियम की होगी उससे हाइड्रोजन की वैल्यू डबल है, या हाइड्रोजन से हीलियम की वैल्यू हाफ है, तो 2:1। ठीक है, बस समझा रही बात आपको। तो ये हो गई बात रेडियस की, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्क्रीनशॉट बट जो हाइड्रोजन का उसे हीलियम का हाफ है। अब एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट है एंड इट प्रोपोर्शनल टू एन। जो एन है उसकी एनर्जी उतनी होगी, क्वांटाइज्ड है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, रेडियस इज क्वांटाइज्ड। ओके, चलो अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी है, क्योंकि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल है, काइनेटिक है, और भी कई किस्म है, इलेक्ट्रिकल है ना। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे दो एनर्जीज काउंट करेंगे और फिर उनको करेंगे आपस में प्लस, उनको आपस में ऐड करेंगे। तो दो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है उनको ऐड करने से कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो समेशन है, किसकी समेशन है, दो एनर्जीज का। कौन सी एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है उसका फार्मूला जो क्लासिकल फार्मूला है हाफ mv²। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। सही है, बात समझिए आपको। अच्छा, और दूसरी एनर्जी कौन सी इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, एक सर्टेन पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की वजह से इट एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो लेते हैं Z⁴/R, लेकिन यहां पे साइन में लेता हूं वो है माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, -ZE²/R। Why I have put minus sign here? उसका रीजन क्या है, रीजन ये अभी मैंने आपसे पूछा था कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस है ना अट्रैक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स Z⁴/R²। R के साथ इनवर्स है, डायरेक्ट है, इनवर्स है। जितना R ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो यहां पे हम कहेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। समझे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जितना न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स उसकी कम होती रहेगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती रहेगी। जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट ही नहीं रहेगा, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल जीरो। क्या बात कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, काम की बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल एनर्जी कहां पे खत्म होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो। और इतनी अट्रैक्टिव फोर्स खत्म करने के लिए उसको कितने डिस्टेंस में लेने जाना पड़ेगा, तो हम थ्योरेटिकली कहते हैं इनफिनाइट डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस कितना हो, डिस्टेंस कितना हो, इनफिनाइट। जब इनफिनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तो याद रखना कि एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इतना दूर होता है, नहीं होता है, इस इन्फिनिटी से करीब होगा, इन्फिनिटी से वो नीचे होगा। तो जब इन्फिनिटी से नीचे होगा तो लाजमी उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो से कम होगी। माना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम बढ़कर कितनी होगी, जीरो। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो से कम होती है, और जो वैल्यू जीरो से कम होगी उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो कहेंगे बिकॉज इट एक्वायर्स जीरो वैल्यू एट इनफिनाइट डिस्टेंस, कह सकते हो। ठीक है, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन उस इनफिनाइट डिस्टेंस से
नीचे होता है, इट एक्वायर्स माइनस वैल्यू। एक बात ये है, अगर इतनी बड़ी बात समझ नहीं आती तो सिंपल बात कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। आई बात समझ आपको? माना अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इस डायरेक्शन में आता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो क्या होगी? माइनस। सही बाबा, बात समझाई कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है बिकॉज इट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इनवर्ट डिक्रीज होती है, या इन्फिनिटी तक वो जीरो होती है, इसलिए वो माइनस होती है। बात समझ गए आप? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी बराबर होगी किसके? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई? अच्छा, अब जो टोटल एनर्जी है, सॉरी यहाँ पे एक मैं करेक्शन यहाँ पे करूंगा बच्चों, क्योंकि हम तो बातें करते हैं क्लासिकली यहाँ पे करेक्शन बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला, ये मैं सिंथ टेक्स्ट बुक वाला पढ़ा दिया आपको। यहाँ पे करेक्शन करता हूँ बच्चों कि माइनस तो अपनी जगह पे है, जेड स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला याद रखना। करेक्शन कर लिए मैंने, आपको ये फार्मूला याद रखना, पुराना भूल जाओ, सिंथ टेक्स्ट बुक वाला। ठीक है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो है माइनस जेड स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से इसकी डेरिवेशन जब करेंगे तो डेरिवेशन करने के बाद हमें जो फार्मूला जो फाइनल मिलता है वो ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज माइनस तो पहले ले लिया, ठीक है, वो है m जेड स्क्वायर e पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है? और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो z कितना होगा? 1। और जब z 1 है तो E जो हाइड्रोजन की है वो कितनी होगी? माइनस m e पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है? किसकी एनर्जी? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, किसी भी एनर्जी लेवल, क्योंकि अभी बताया आपको कि हर एनर्जी लेवल में एनर्जी दूसरे से डिफरेंट है। हर एनर्जी लेवल की एनर्जी डेफिनेट है, फिक्स्ड है, और वो फिक्स है किसके साथ? एन के साथ। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनर्जी जो है वो एन के साथ डायरेक्ट इनवर्स है। हाँ, एन के साथ यहाँ पे नीचे लिखा है हमें, तो नीचे अगर लिखते हैं तो अगर ये माइनस ना होता तो क्या होती? इनवर्स होती, लेकिन माइनस इसको रिवर्स करता है, क्या होगा? डायरेक्ट। सही है बात? तो यानी आप कह सकते हो कि एनर्जी जो है वो एन स्क्वायर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब क्या करते हैं कि कांस्टेंट जो है उनको करते हैं अलग। ये एच ई एम ये सभी कांस्टेंट है। सिर्फ एक जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एटम की, अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर अपन लिख सकते थे एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा था, तो हाइड्रोजन के लिए जेड हमने 1 ले लिया, तो एन स्क्वायर को अलग किया। बाकी जो कांस्टेंट है कौन से? एम ई पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। सही है? माइनस। ठीक है? आई बात समझ में आपको? अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो आपको एनर्जी का एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, जूल के अंदर भी और कई किताबों में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी है, दोनों में आपको कैलकुलेट कराता हूं। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है उसका फार्मूला ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए
1/n² ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस me⁴/8e एप्सिलॉन नॉट h²। अगर इनके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो एनर्जी जो बनती है वो है 1/n² इंटू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अगर इसको सही करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन n²। अगर फार्मूला ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? अच्छा, अगर जूल में नहीं ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। ओके, तो ये है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की क्या होती है? वो होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय n²। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो -13.6 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। सही है? तो हमारे जो कोर्स में है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन जो टेस्ट हैं, बुक्स हैं, उनको अगर रेफर करोगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी गई है। कैलकुलेशन किसकी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि हमारे टेक्स्ट बुक में ये है। कौन सा फार्मूला? ये जो लिखा है। ठीक है बाबा, क्लियर? अब इसकी एक कैलकुलेशन, और ये जो वैल्यू है ना -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, इसके लिए टेक्स्ट बुक में के की सिंबल इस्तेमाल की है, कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ऐसे लिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, के एल एम एन, इसके लिए n1 लेते हैं, n2 3 और n4। अब हर ऑर्बिट में एनर्जी डेफिनेट है, बताया पहले कितनी होगी, वो अपॉन n² के साथ है, n² के साथ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जितना n बढ़ता रहेगा उसके स्क्वायर टाइम उसकी एनर्जी बढ़ेगी। सपोज करो कि मैं बात करता हूं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 कितनी है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, अभी लिखा है आपको कि -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय n²। तो फर्स्ट के लिए n कितना लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट के लिए लिखेंगे n1, 1² 1, और 1 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? सेम, कितना? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? आई बात समझे आपको? ठीक है, एक सेकंड रिकॉर्डिंग पास करिए, रिकॉर्डिंग पास करिए। अगर हम यहाँ पे जूल ले रहे हैं, एक एटम की एनर्जी है ये, अगर यहाँ पे लें यूनिट हम चेंज करें किलो जूल पर मोल, लेते हैं किलो जूल, तो कितने एटम की किलो जूल होगी? तो उसके लिए हम लेंगे 1 मोल एटम की। कितने की? 1 मोल एटम। एक एटम की एनर्जी इतनी है, अगर हम 1 मोल एटम की लें तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 मोल में कितने एटम होते भाई? 6.02 इंटू 10⁻20। मिसाल के तौर पे एक पास 10 रुपए हैं तो 10 लोगों के पास कितने होंगे? इंटू करोगे ना, 100 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से एक एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है। लेकिन अगर हम 1 मोल एटम लें तो फिर एनर्जी इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो यहाँ पे जो एवोगैड्रो, पहले ये मैं करा ले तो बाद में किलो जूल पर मोल पे आते हैं। ठीक है, चलो ये पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं E2 पे। E2 पे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब डिवाइड किससे करोगे आप? सेकंड लेवल के लिए E2, एंड E2 के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे N2, और E1 के लिए N1 लेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी। अब सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4,
2 स्क्वायर ना, 2 स्क्वायर 4 होगा, और जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे, हाँ भी 0.545 इंटू 10⁻18 जूल। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप 4 से डिवाइड करोगे, हाँ भी, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अच्छा, इस तरह से थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड के लिए बच्चों क्या आप n लोगे 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करोगे, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 0.242 इंटू 10⁻18 जूल। अच्छा, इसको आप 9 से डिवाइड करो, और ये -13 पॉइंट से 1.5 सही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई बात में आपको? क्योंकि अगर ये वैल्यू ले रहे हैं तो फर्स्ट का डिवाइड किया 1 स्क्वायर से, सेकंड के लिए इसी वैल्यू को डिवाइड किया, क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिवाइड करो n के स्क्वायर से, फिर इसी को डिवाइड किया 3 स्क्वायर से, 9 से डिवाइड किया, तो ये भी कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इतनी है, इसको डिवाइड किया 4 से तो ये आ गया, इसको डिवाइड किया 9 से तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट हम ले लेते हैं E4, शाबाश, क्या लेते हैं E4, तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल डिवाइडेड बाय कितने से करोगे आप, 4 का स्क्वायर माना 16 से। ठीक है, 16 से डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया बच्चों, माइनस में वैल्यू होगी, याद रखना, मैं माइनस लगाना भूल गया हूं, या माइनस आप लगाओगे। ठीक है, कितना 136 इंटू 10⁻18 जूल। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन कराई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में। अब आप किताब खोलोगे फेडरल की, तो उसके अंदर जो मैं अभी आपसे पहले बात कर रहा था कि एनर्जी जो है वो किलो जूल पर मोल में लें, तो ये एक एटम की है। अगर आप मोल एटम की लोगे तो इन सभी को मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6.02 इंटू 10⁻23 से, जो आंसर आएगा वो किलो जूल में है। तो ये फेडरल की बुक में पेज नंबर 29, किताब खोलो पेज नंबर 29, तो 29 पे ये सारी जो कैलकुलेशन है वो आपको दी हुई है। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम जो है कितने होते हैं, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23, और एक मोल में इतने एटम हो गए, तो उन टोटल एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, 1.008 ग्राम होगा। सही है, तो 1 ग्राम मोल एटम अगर हाइड्रोजन के लेते हैं, 1.008 ग्राम मोल एटम लेते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से, एक लेवल से निकालने के लिए टोटल एनर्जी खर्च होगी वो इतनी होगी, ये पर मोल के लिए, मतलब एक एटम मोल की एनर्जी इतनी होती है, सॉरी निकालने के लिए इतनी होती है। ओके, तो ये वैल्यू दी हुई है कि E1 जो है वो कितनी है, -1313.35 किलो जूल पर मोल। अगर जूल में इतनी है तो किलो जूल पर मोल में ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड की एनर्जी, सेकंड की एनर्जी अगर जूल में लेते हैं इतनी बनती है, लेकिन किलो जूल पर मोल लेते हैं तो उससे 6.02 करोगे तो क्या होगा, वो होगा 328.32 किलो जूल पर मोल। ओके बाबा, तो ये किलो जूल वाली आपको कॉन्सेप्ट ये समझा दिया, ये बात समझ गई। अच्छा, अब और बात, कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है कि R1 का और R2 का रेशियो कितना है, R1 का और R2 का, माना फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस रेशियो कितना है। भाई R1 के लिए आप क्या लोगे, N1 लोगे, और R2 लेना तो N क्या लोगे, 2 स्क्वायर। सही है, तो कितना हो गया, 1:4। माना फर्स्ट जितनी वैल्यू रेडियस की है, जितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में है उससे 4 गुना दूर है सेकंड शेल का। समझ गए। अच्छा, अगर आपसे पूछे भाई
2 और R3 का रेडियस रेशियो क्या होगा? तो 2 के लिए आप N2 पुट करोगे और 3 के लिए, क्योंकि फार्मूला ये है बच्चों कि R इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू A नॉट। तो A नॉट तो कांस्टेंट, पर R किसके साथ प्रोपोर्शनल है? S स्क्वायर के साथ, N स्क्वायर का। जो रेशियो N स्क्वायर के बीच में होगा वो रेशियो R के बीच में होगा। तो कितना होगा? 3 स्क्वायर कितना हो गया? 4:9। सही है। अगर मैं पूछूं भाई 1 और 5 का रेशियो कितना होगा? R1 एंड R5 रेशियो, तो 1 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर कितना होगा? 1:25। माना जितना रेडियस न्यूक्लियस का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के शेल जितना दूर है उससे 25 गुना फिफ्थ शेल दूर है। ओके बाबा, ये बात समझे? इस तरह से एनर्जी का भी है। ठीक, आप देख रहे हो जितना हम E1 ली, E2 ली, E3 ली, तो माइनस की वैल्यू E1 की सबसे ज्यादा है और E2 की माइनस में कम आ रही। जितनी वैल्यू माइनस में ज्यादा उतनी कम है, और जितनी माइनस में कम है उतनी वो ज्यादा है। तो फर्स्ट से सेकंड की माइनस कम में कम जैसे होती जाएगी, आखिर तक इन्फिनिटी तक वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो एनर्जी बढ़ती है। क्लियर होगी बात ये? और एनर्जी का जो है वो भी इसी के साथ है। ठीक है ना? कौन सा? कि भाई अगर मैं पूछूं कि E1 और हाइड्रोजन एटम के लिए E2 का रेशियो कितना है? भाई बात तो वही हो रही है ना, अपॉन N स्क्वायर कर रहे हैं ना हम। तो E1 के लिए क्या लिया हमने? 1 स्क्वायर, और E2 के लिए क्या लिया? क्योंकि डायरेक्टली पूछल है ना ये N के साथ भी। तो E1 से E2 जो है कितने टाइम? 4 टाइम ज्यादा है। माना फर्स्ट शेल की एनर्जी से सेकंड शेल एनर्जी 4 टाइम ज्यादा है। तो जो R का रेशियो बनता है वो रेशियो E का भी बनता है आपस में। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये तो कि एनर्जी जो है ये जो इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर लेवल में कितनी होती है वो होगी बात। ठीक है, वो डेल्टा E होती है एब्जॉर्ब रिलीज्ड, वो होती है E2 माइनस E1। अगर E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो N1 लेंगे, E2 की वैल्यू पुट करेंगे N2 लेंगे। तो ये जब ये इसका सारा सॉल्यूशन हम लेंगे तो सॉल्यूशन लेने के बाद जो डेल्टा E का फार्मूला बनता है वो है mz स्क्वायर E⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन n 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बनता है। और E1 का फार्मूला होगा तो उसके अंदर ये लिखोगे साथ में इनटू N1 कर लोगे। E1 करना नहीं ये, तो ये होगा माइनस में। सही है, कहो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि E1 कितना होगा? E1 होगा यही फार्मूला, माइनस मिलेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, माइनस mz स्क्वायर E⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर N1 स्क्वायर ये। और अगर E2 लेनी है तो ये N2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना E2 और E1 का, ये डिफरेंस बनता है। और डिफरेंस के बराबर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और ये रिलीज करता है। और पहले भी हमने पढ़ा कि ये जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को निकालकर अगर Z हाइड्रोजन की बात करें तो Z1 है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम डेल्टा E इज इक्वल टू Z ले लिया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला। और अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो अभी लिखा था आपको कि ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस जो डिफरेंस की वजह से ये वैल्यू प्लस में होगी, डिफरेंस एब्जॉर्ब होगा वो प्लस में होगा, एब्जॉर्ब प्लस मिलेंगे। तो 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, बाकी होगा वो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज इतनी होती है। अच्छा, फार्मूला ये हो गया, ये हो गया एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब रिलीज का। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, और फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब रिलीज की वो होती है me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट जो होगा इसका हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो ऐसा यूनिट है।
ओके। उसके बाद है वेव नंबर, ये फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो पता है आपको कि वो बराबर होती है सी अपान लेमडा, और 1 अपान लेमडा अगर इसको लिखें तो सी इंटू 1 अपान लेमडा, 1 अपान लेमडा माने ये वेव नंबर, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी सी न्यू बार, सही है। तो न्यू बार अगर सिर्फ लिखें तो सी अपान डिवाइड हो जाएगी, तो न्यू बार इज इक्वल टू एम ई पावर, ठीक है, ई पावर 4 हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर जेड स्क्वायर लेते हैं तो अलग, अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एच क्यूब, सी भी आएगा साथ में ना, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपान n1 स्क्वायर अपान -1 अपान n2 स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। और ये जो z अगर 1 लें तो बाकी सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, तो वेव नंबर इज इक्वल टू z स्क्वायर, और ये सारे कांस्टेंट इनको मिलाकर बनता है कांस्टेंट जिसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसे r भी लिखा जाता है, RH भी लिखा जाता है। ये सारे इतने ये जो है ना ये सारे RH के बराबर हो गए, ठीक है। और बाकी 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, ठीक है, तो इसके ये बराबर हो गई है। तो ये RH या R जो बराबर बनता है वह 109678, ठीक है, पर सेंटीमीटर मीटर इंटू, सॉरी ये पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू 7 पर मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको फार्मूले बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये रटा लगा के जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है फेटल से या पंजाब से, आपको ये याद रखनी है, ठीक है बच्चों।